किसकी? एमपी भारद्वाज मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने महेश बड़वाल पढ़ी है। ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद दृष्टि है, उसकी पढ़ी हुई है। परीक्षा वाणी है, उसकी पढ़ी है। एक इनफ है, क्योंकि ये तीनों मैंने पढ़ा हुआ है। तीनों की लैंग्वेज लगभग सेम होती है, किसी में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देते हैं, किसी को बाद। 3 बुक मेरी देखी हुई है। ई दृष्टि की मतलब दृष्टि वालों की देख रखी है, परीक्षा वाणी देख रखी है, और महेश बड़वाल देख रखी है। ये तीनों है जो कंबाइंड में देख रखी है। सेपरेट वाली अलग अलग से है, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट टॉपिक जिस टाइप से मैं जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग से बुक है, अलग पार्ट है, वो मेरे पास अलग है। और आपकी ओशोलॉजी बिल्कुल अलग है, वो भी मेरे पास अलग है। उसके बाद क्या है आपकी एक ओशोलॉजी के बाद क्लाइमेटोलॉजी है, वो भी मेरे पास अलग है। तो वो अलग अलग राइटर की बुक्स हैं। तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल कोई रखेगा नहीं। रख रहा है कोई ऑप्शनल मेंस में? कोई नहीं रख रहा है। फिर भी अगर आंसर राइटिंग के लिए मेंस में आओगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी, उसमें डिटेल में लिखना होगा। ये वाला जो बुक्स बताए हैं वो मेनली तुम्हारा प्री निकलने के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिया बताने से पहले इधर आ चलो। कोई रह गया बाहर? कौन रह गया? जिसको आना है वो आ जाएगा। चलो, आज से आपकी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, इंडिया कैसे बना? इंडिया कैसे बना? या जैसा इंडिया आज दिखता है क्या पहले ऐसा इंडिया था? नहीं था। क्यों बताओ पहले, ऐसा इंडिया पहले क्यों नहीं था? खड़े होके बताओ। ये वाली एनर्जी मुझे नहीं चाहिए होती है, मुझे खड़े होने वाली एनर्जी चाहिए होती है। तुम हिस्ट्री का बता रही हो मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम हिस्ट्री का बता रही हो, कोई बात नहीं, हिस्ट्री का बता रही हो, ठीक है। मतलब जो हम आज इंडिया का फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप देखते हैं, इंडिया ऐसा नहीं था आज़ादी से पहले, क्योंकि इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड था। और क्या इंक्लूड था आपका? पाकिस्तान इंक्लूड था। ठीक बताया उसने, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रही हूँ गलत बताया। हाँ, अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। हाँ बैठो। इंडिया कभी अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से टूटकर इंडिया अलग हुआ, और इंडिया अलग होकर उत्तर पूरब की ओर प्रभावित हुआ। और सिर्फ इंडिया का इतना हिस्सा, ठीक है, इंडिया का इतना ही हिस्सा टूटकर उत्तर पूरब की ओर प्रभावित हुआ, यूरेशियन प्लेट में टकराया, और तब जो आपका इंडिया आज दिखता है, इंडिया ऐसा बना। इससे पहले इंडिया ऐसा नहीं था, यानी कि इंडिया का सिर्फ इतना ही पार्ट कहाँ अफ्रीका से अलग हुआ था। और ये कैसे होता है? प्लेट टेक्टोनिक के। आपकी जो पृथ्वी है, तीन पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं इसको काट के ऐसे कर दूं, पिज्जा का स्लाइस बना दूं, तो कुछ ऐसे दिखेगी। समझ में आ गया? पृथ्वी आपकी 3 तरह से, यानी कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अर्थ की, तो 3 है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर एक ठोस अवस्था में है, मेंटल एक तरल अवस्था में, क्रस्ट जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है? ठोस अवस्था में है। जब ये लिक्विड अवस्था में, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, और इसका घनत्व मतलब जितना अंदर गहराई में जाओगे। देखो यहाँ मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ये आपका जो टॉपिक था जियोमॉर्फोलॉजी का था, क्योंकि इंडिया स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, नहीं तो आपको इंडिया समझ नहीं आएगा। ये जो कोर है, कोर का घनत्व सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका है आपका? मेंटल का। उससे कम किसका है आपका? क्रस्ट का। क्रस्ट क्या? मेंटल क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्रस्ट क्या करता है? उस पर तैरता रहता है। क्रस्ट क्या कर रहा है? तैरता है। ऐसे समझो जैसे आपने कभी ओवर ब्रिज नदी किनारे गए होंगे, तो आजकल फ्लोटिंग ब्रिज का बहुत चला है ट्रेंड। फ्लोटिंग ब्रिज क्या होता है? या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वो
होते हैं आपके रिफ्यूल इंजन बनाते हैं स्टेशन, जैसे अपना बनारस में बना है गंगा नदी पर, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग फ्यूल स्टेशन बनाया हुआ है। वहीं पर नाव आती है, अपना पेट्रोल उसमें भरवा के, जो भी पड़ता है डीजल पेट्रोल जो भी पड़ता है सीएनजी वगैरह, उसको भरवा के वहीं का वहीं चली जाती हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको लैंड से लेके आना पड़ेगा फिर उसमें डालना पड़ेगा, वहीं पर वहीं हो जाता है। अभी कोई यहाँ पर अगर गया हो चूका बीच वगैरह, कोई गया है चूका बीच में, वहाँ ब्लू ब्लू वो देखी हुई है जो बोटिंग के लिए स्टेशन बनाया हुआ है, तो वो फ्लोटिंग है, एक तरह से पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जस्ट ऐसे ही इमेजिन कर लो, यहाँ पर आपका जो क्रस्ट क्या है मेंटल पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब जो चीज फ्लो कर रही है तो बहेगी, तो बहेगी कहीं बहेगी। तो जब ये टूटी, क्या जब आपका इंडिया का दक्षिण पार्ट टूटा अफ्रीका से, तो ये टूटकर फ्लो करा। और नॉर्मली जो भी फ्लो हो रहा है इक्वेटर के पास हो रहा है, इक्वेटर कहाँ है इससे उत्तर में, और ये फ्लो किया है उत्तर से पूर्व की दिशा में। फ्लो करते करते यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। अब जो चीज मैंने आपको बताई है इतनी सी समझ में आई समझ में नहीं आई मैम, तो ये देख लो, ये प्लेट है। प्लेट मूवमेंट कैसे हो रहा है, या तो प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से, सेपरेट हो रही है, नहीं डाइवर्जन हो रहा है। मगज आ गया, हट जाएगा। मतलब अगर दूर जा रही है तो डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है तो यानी कि कटक बनेंगे। आगे बात समझे, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा निकलेगा, कोई ना कोई संरचना बनाया गया, पर्वत बनाया गया, कुछ भी बना सकता है। इसके बाद जब क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रही है अपोजिट में, अपोजिट मतलब एक ऊपर एक नीचे, तब क्या होगा, अधिकतर जितने भी ज्वालामुखी आएंगे या भूकंप आते हैं इन्हीं प्लेटों की तरफ आते हैं। जब ये प्लेटें क्या कर रही हैं आपस में आगे पीछे हो रही होती हैं, जब प्लेटें क्या होंगी एक तरफ आएंगी तो आपके बलित पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत बना है। क्लियर हो गया ये चीज? ये देखो पृथ्वी का क्रस्ट मेंटल कोर मैंने सिर्फ बताया है, ओवरव्यू दिया है, अंदर डिटेलिंग नहीं बताई है, अपर कोर या आउटर कोर। ये क्रस्ट जो आपको दिखता है, मेंटल ये पूरा तरल पदार्थ है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, उसके बाद आपका कोर है। कोर लगभग क्या है आपका, सॉलिड है। अब देखो यहाँ लिखा है जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है। जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है। जो आपका मेंटल है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। जो आपका क्रस्ट है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे टेम्परेचर होता जाएगा हाई। जब टेम्परेचर हाई होता जाएगा तो पृथ्वी के अंदर का जो मेटल है ना वो क्या होगा, आपको तरल फॉर्म में मिलेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम। तो जो आपका मेटल फॉर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ठोस रूप में मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? मैम इसमें भी तो अलग अलग बांटा गया है, वो मैंने इसीलिए डीपली नहीं बताया है। जब मैं अभी यहाँ सब बता दूँ तो इंडिया का पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जब जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होगी तो आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ोगे। पृथ्वी कुछ ऐसी दिख रही है अंदर से। ये जो लाल लाल दिख रहा है एकदम, ये आपका क्या है, कोर है। जो येलो दिख रहा है वो क्या है, आउटर कोर। जो यहाँ दिख रहा है वो मेटल। और ये जो ऊपर दिखता है आपको जहां पर आप रह रहे हो ये है क्रस्ट। वो चीज कहाँ गई, अभी मुझे कुछ देखना है।
दिखाया, देखा, पता चला इंडिया कैसे टूटा और कैसे पर्वत बने। हाँ, पाकिस्तान भी साथ में आया, नेपाल बाद में बना है। और कैसे आपके पर्वत बने हैं ये देखो। इंडियन प्लेट नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट के, और ये पर्वतों का निर्माण हो रहा है जो आपका हिमालय बना है। ये चीज आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आती। ये माउंट एवरेस्ट, हो गया, देख लिया। क्लास स्टार्ट करें। बहुत अच्छा। यहाँ अच्छा नहीं देखना है, यहाँ देखना है वो दिखा क्या रहे हैं। यही तो तुम लोगों में कमी है, अपने मतलब की चीजें देखते ही नहीं हो। होगी कंप्लीट? कहाँ गया? चलो अब आ जाओ इंडिया पे। फिजिकल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें? पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की। अपना एटलस खोल लो। इसी में एटलस है, फोन में क्या खोल रही हो तुम? एटलस खोल लो। एक जरा इधर आ जाओ, पेज नंबर स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। एटलस घर पे रह गया। तुम्हारा एटलस कहाँ है? अंग्रेजी लाए हो तो दे दो बच्चों को। एटलस क्या बोले तुम्हारा? वही की पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी पर एटलस नहीं आएगा। और ये 1 2 3 इन लोगों के पास एटलस नहीं है। कहाँ है एटलस तुम लोगों के? तुम्हारे हैं इधर एटलस। तुम लोग की कहाँ है एटलस? तुम उठ के इधर आ जाओ आगे। ये तो पुराना है, उसको दिखाने में कोई फायदा नहीं है। पहली बात, विश्व में इंडिया 7वें स्थान पर आता है देशों में। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा देश कौन सा है? उसके बाद है रूस, के बाद कनाडा, कनाडा के बाद तुमको भी बोला था आगे बैठने के लिए, तुम्हारे पास भी नहीं है ना एटलस, और तुम्हारे पास एटलस नहीं है, तुम भी आगे बैठो। तुम्हारे पास है एटलस, इधर की सीट पर नहीं है। तुम लोग के पास कितने एटलस हैं? एक इधर दे दो, 20 मिनट टिक लगा देना उनपे। तुम उधर जाके बैठो उसके पास, ताकि तुम बैठ जाना। तुम्हारे पास कौन है? तुम तीनों, तुम्हारा बनाने की नहीं है, उधर जाके बैठो। उनके पास एक है, तीनों बैठो। कैसे तुम लोग बच्चे हो? बताया नहीं? पहला क्या है? रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना है, चौथा यूएस, पांचवा, छठा
पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए। कहीं कहीं कनाडा दे रखा, वो कहीं कहीं आपका चीन दे रखा है और कहीं कहीं यूएसए दे रखा है। तो यूएसए ही लगा लेना, क्योंकि यूएसए क्या है आपके चौधरी है। चौधरी का मतलब समझ गए हो? ठीक है। चाइना चौधरी नहीं है, यूएसए चौधरी है। तो यूएसए, यूएसए के बाद आपका चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो क्षेत्रफल के अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो भारत अपना स्थान रखता है 7वां। पूरी पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल घेरता है वो भारत घेरता है 2.4%। पूरी पृथ्वी का 2.4% पे क्या है आपका भारत है। ये जो मैप दिख रहा है एक्चुअल में ये क्या है, भारत का स्थान है। जो जैसे आप, मैं बात करूं, मैं पूरे कमरे में कितना जगह घेर रही हूँ, एक कोना तो एक टाइल पूरी भी नहीं घेर रही हूँ ना, एक टाइल का छोटा सा हिस्सा घेर रही हूँ। तो आप ये समझ लो ये पूरा क्या है आपकी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पे एक छोटा सा कोना, जितना भी उसका परसेंट पे निकालोगे उतना ही परसेंट कौन घेर रहा है आपका, भारत घेर रहा है। क्या हो जा रहा है ये दुपट्टा आपका, ठीक है। तो लिख लो, पहला विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। ऐसे लिखो, विश्व में भारत, रसिया, कनाडा, अमेरिका, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है, 7 पोजीशन लिख लिया, आगे के देश लिख लेना, ठीक है। भारत पृथ्वी पर 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए। भारत पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल घेरा है। ये तो बेसिक नॉलेज है जो आपको किस में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी और लूसेंट में मिल जाएगी। अब ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो कहोगे मैडम ने हमको ये चीज़ भी नहीं बताई। और जब किसी कंपटीशन में आते हो सबसे पहला बेसिक यही होता है। और क्या नाम, और ये पेपर में पूछा भी नहीं जाता है। पूछा भी जाएगा तो पता है स्टेटमेंट में दे देंगे, बस डेटा चेंज कर देंगे। वो भी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको बेस पता है या नहीं पता है। इतना क्लियर हो गया। अब भारत की अवस्थिति देखो, पहली बात फिर बनाना पड़ेगा मुझे। ये क्या बनाया मैंने, गोला। इसको अपनी पृथ्वी समझो। ये क्या बनाया मैंने, कौशल। कौशल बनाया, क्या बनाया ये पूछ रही हूँ, कौशल से इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री। ये क्या खींचा मैंने, 0 डिग्री देशांतर। अब भारत की अवस्थिति नहीं कहीं होगी ना, अरे हम बना दे रहे हैं, तुम लोग तो ना बन जाएगा सही। अभी तुम सिक्के बिक्के मत करो, बनाने दो। इतना छोटा बना रहे हैं ग्लोब पर, तुम लोग को ये नहीं दिख रहा है मैडम आर्ट कर रही है अपना, जैसे कि समझाने के लिए। ठीक है, उल्टा सीधा जो भी बनाया भारत समझ लेना इसको। उत्तरी अक्षांश। अब भारत देशांतर की किस साइड है, इक्वेटर के कहाँ है, उत्तर में। अब भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
पूर्णतया है, कहीं भी इधर उधर नहीं खिसका है। अब भारत की पूरी ग्लोब पे अवस्थिति पूछोगे कितना है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद कितना क्षेत्रफल लिया हुआ है? 2.4%। भारत का लगभग मानते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है। लगभग कह रही हूँ मैं, एक्चुअल नहीं कह दिया कि इतना ही है। वो लगभग हमारा 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर लगभग बराबर पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी आकृति चतुष्कोष्ठीय की है। अगर किसी को भारत नहीं बनाना आता हो, ये बना लेना, भारत ऑलरेडी बन जाएगा। और भारत बनाना सीख लो। कितना है? 30 डिग्री क्या होते हैं? आपके अक्षांश आते हैं और 30 डिग्री ही क्या आ रहे हैं? आपके देशांतर आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब पहले जब बताया था, एक बार क्लास ली थी, एक देशांतर को पार करने में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर आने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं, है ना? अब हमारे भारत में कितने देशांतर को पार करना है? 30 देशांतर को पार करने के कितना लगेगा? 4 यानी कि 120 मिनट। अब ये 120 मिनट को घंटे में डिवाइड करोगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। भारत का ये जो पॉइंट है क्या है? कि बिंदु, अभी सब लिखवा देंगे और बनाना चाहो तो बनाओ। भारत का ये जो पॉइंट है कि बिंदु सबसे पूर्वी पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है गौर माता, कहीं गौर माता लिखा है, कहीं गौर मोता लिखा है, जैसा भी समझ में आएगा आप देख लेना। सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है आपका? गौर माता। दक्षिणी और उत्तरी आएगा। अभी हम पूर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में सूर्य के प्रकाश को 2 घंटे, यानी कि यहाँ पर टाइम की दिक्कत आ गई। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर 2 घंटे बाद। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ 2 घंटे बाद हो रहा है। इसी 2 घंटे को कम करने के लिए एक मानक रेखा निकाली है 82.5 डिग्री देशांतर। अब 82.5 डिग्री देशांतर ऐसे थोड़ा डार्क बना दे रही हूँ, यहाँ से नहीं, लगभग यहाँ से निकल जाए, ठीक है? हाँ, मिर्जापुर से पूर्वी देशांतर लिखोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भारत पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए कभी भी देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो हमेशा पूर्वी आएगा, और अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो हमेशा उत्तरी आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 30 के बीच में पार्ट करोगे, यानी कि 30 को आधा आधा बांटेंगे तो लगभग 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो आ रहा है जो भारत की मानक रेखा है। जहाँ से हम टाइम निकाल रहे हैं। एक ही भारत का टाइम जोन है, वो भी कहाँ से निकल रहा है? आपके मिर्जापुर, प्रयागराज के पास मिर्जापुर है, वहां से निकल रहा है। अब ये क्यों निकाला? यहाँ समझ में आ गया इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही थी 82.5 डिग्री की? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था? टाइम में दिक्कत हो रही थी, और पूरे भारत को चलाने के लिए प्रशासन की दृष्टि से हमको एक टाइम जोन चाहिए था, इसीलिए हमने भारत का एक टाइम जोन। नॉर्मली सारे देशों में टाइम जोन क्या होता है? किसी भी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं, उसमें जो मिड होगा उसी को हम क्या बना देते हैं? टाइम जोन। पर कोई कोई देश बहुत बड़े होते हैं जिनका क्या होता है? देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने टाइम जोन अलग अलग रखता है। सबसे ज़्यादा रसिया के पास है 10, उसके बाद अमेरिका है आपका 6 पर रखता है, फ्रांस के पास भी 5-6 अपने टाइम जोन है। तो सारे देशों के पास अपने अलग अलग टाइम जोन है, तो भारत के पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है, वो भी कहाँ से जा रहा है? आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? इनकी तो मतलब फेस ऐसा ही रहता है, प्रश्न चिन्ह। कितने क्वेश्चन मार्क में लगा दूं इसकी शक्ल पे, मुझे तो यही नहीं पता चलता है। नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा ध्यान समझने में नहीं है। अब क्या समझ में नहीं आया ये पूछो। तुमने सोच रखा है कि वो समझ में नहीं आती है, तुम इस बात को बाहर निकाल दो। अच्छा चलो तुम ये पूछ रहे हो ना, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी इसका नहीं था। 9-10 तक मैं ये सोचती थी मेरी SST निकल जाए, भगवान ने मैं दुआ करती थी बस SST में पास करवा देना, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में निकाल लूंगी।
बाकी सब निकाल लेंगे, बस SST पास करवा देना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होता था। और जब ये मेरे से गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि SST ने मेरा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को कभी भी ये चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है, कभी नहीं समझ में आएगा। और रटने वाली जितना चीज़ रटने की कोशिश करोगे वो तो आपको कभी नहीं समझ में आएगी, हमेशा भूलोगी। और आप हमेशा ये सोचती हो कि मैं रट लूँ, और ये चीज़ रटी नहीं जाती, ये चीज़ समझी जाती है। जब चीज़ें समझ लोगी तब आएगा। उसके बाद कंपटीशन में कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि हमने अपना BEd किया रखा था, M.Ed कर रखा था, PhD के लिए अपना डाल रखा था कि आराम से PhD करेंगे। PhD एंट्रेंस क्वालिफाई करा, इंटरव्यू मैंने छोड़ दिया PhD का। रियली बताऊँ क्यों छोड़ा? क्योंकि जब तक मैं कंपटीशन में आई तो मुझे उधर से मोह हट गया, मेरा इधर मोह आ गया कि मुझे प्रशासन की तैयारी करना, सिविल सर्विस में जाना है। मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया अपना PhD का, एंट्रेंस निकाला, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। मेरी फ्रेंड करती रही, तुम तैयारी भी करती रहो, PhD भी कर लेना। मैं कहा मैं माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ। और रियली अभी भी मेरी फ्रेंड कहती है तुम टीचिंग में आ जाओ। मैं कहा आना ही नहीं है, जाना है इधर, जब तक उम्र है, जब तक उम्र है लगेंगे यहीं। जब उम्र चली जाएगी तो टीचिंग के लिए तो आप 62 साल के भी होगे ना, अप्लाई करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे कोई बाउंडिंग तो है नहीं टीचिंग के लिए, कभी भी आप जाओगे अब टीचिंग में पहुँच जाओगे। 2016 से हम कंपटीशन में हैं। जब से मैंने ये पढ़ना शुरू करा है मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। और जो मेरी लाइफ सुनी थी मैंने ग्रेजुएशन के बाद BEd और M.Ed करके, वो मेरे को पसंद नहीं है। इंटरेस्ट पहले अपना बनाओ। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तब, या किसी के कहने पर यहाँ बैठे हो तो फिर आप उसके साथ धोखा दे रहे हो और अपने साथ धोखा दे रहे हो। पहली बात तो ये है, अगर आप किसी के कहने पर यहाँ आके क्लास ले रहे हो या मजे में ले रहे हो तो फिर यहाँ बैठना अपने साथ धोखा करना, टाइम वेस्ट करना है कि हाँ इतना टाइम मिल रहा है। और ये नहीं बताओ सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, अभी आपको पॉलिटी और हिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगी। जब पढ़ोगे ना उसको डिटेल में तब ये चीजें समझ ही नहीं आएंगी कि गांधी जी ने कब कौन सा आंदोलन स्टार्ट करा था, कब वो खत्म कर लिया, और कब उन्होंने लंगोट अपनी चेंज करी थी, कब पहनी थी लंगोट बताओ। बैट में आया था, बेहुदा क्वेश्चन था, कभी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं, ना ही कभी कोई टीचर पढ़ाता है कि गांधी जी ने अपनी लंगोट कब पहनी। ठीक है, तो एग्जामिनर का आप माइंड नहीं पढ़ सकते हो, टीचर भी आपको वही बताता है जो पेपर में आता है। और ये चीजें नॉर्मल है, जब किसी चीज से प्रेम करने लगोगे तो खुद ही आने लगेगी। अब आप ये कहोगे मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल समझ आती ही नहीं है, मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा तो जब तक अंदर से नहीं लाओगे ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ये क्या इकोनॉमिक्स मुझे आज तक नहीं समझ में आई, रियली मुझे नहीं समझ में आती है, जबकि मेरा MA है इकोनॉमिक्स में और अच्छी परसेंटेज लेके आई हूँ। पर मुझे नहीं, क्योंकि उस समय मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है, परसेंटेज अच्छी लानी है, तो मैंने अपना ध्यान दिया उसमें। अब मुझे पता है इकोनॉमिक्स क्या आता है, पेपर में सिर्फ करंट रिलेटेड आता है, तो इकोनॉमिक्स को उतना ही ध्यान देती हूँ कि जब करंट का आएगा, क्या आया अभी आपका बजट आया, आर्थिक सर्वेक्षण आया, पेपर में उसी से पूछा जाएगा, 10-5 क्वेश्चन बनेंगे, अपना डिटेल में पढ़ लो, दे दो। और बाकी क्या आएगा, बाकी आपकी कौन सी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़ लेंगे। 5-6 सवाल अगर उसमें से फंस गए, जो हमारा अच्छा सवाल निकाल के लेता है तो हम उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। ज्योग्राफी आपके 20 से 30 क्वेश्चन लेके आता है पेपर में, और आप उसी को सोचो कि हम नहीं लेंगे, तो फिर। और ये वाली बात है, तुम भी हो जिस सीट पर तुम बैठे हो उस सीट पर हम भी बैठे थे कभी, ठीक है। हमारे टीचर यही कहते थे हम बोल के नहीं पिला देंगे। योजना चली थी नहीं, ये वाली योजना तो हम वास्तव में कहते हैं कसम से, हम तो अपनी स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी है। क्या आपको लग रहा है कि मैं दिल्ली जाके या वहाँ जाके फलाना जाके कोचिंग करके आई हूँ? मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है। मैं जितनी स्टडी करी हूँ अपने आप सेल्फ स्टडी करी। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे है, अपने आप ही ढूंढो और अपने आप ही पढ़ना सीखो। ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अक्षांश देशांतर अब सुन लो, कितने 30 देशांतरी विस्तार में है, मिडिल वाला हमने निकाल लिया 83.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्या है हमारी मानक रेखा है। और कभी कभी पेपर में नॉर्मली पूछा जाएगा जो हमारे 82.5 डिग्री है, पश्चिमी देशांतर
देशांतर है, बस इतना ही समझो। अब बताओ कौन सी है? समझ में आ गया? पूर्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर में डिवाइड करेंगे हम तो पूर्वी लगाएंगे, और अक्षांश में डिवाइड करेंगे हम तो उत्तरी लगाएंगे। आगे बात समझ में? और भारत की पूरी स्थिति बताएंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब इतना समझाया, इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलो। पीछे लड़कियों की मोटी बुद्धि होती है, रियली लड़कियों की मोटी बुद्धि होती है। मत कहना मैम खुद लड़की हम लड़कियों की बुराई कर रही हैं। लड़कियों को बातें जल्दी नहीं समझ में आती हैं। वो बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एकदम बात समझ लेती हैं, और कुछ लड़कियां इतनी मोटी बुद्धि की होती हैं उनको बात नहीं समझ में आती है, क्योंकि उनके मन में ठान लिया होता है हमको ये सब्जेक्ट हम पल्ले पड़ता ही नहीं है ना। मैथ लड़कियां लेती ही नहीं है, क्यों? मैथ तो हमें समझ ही नहीं आता है। हम कौन सा लेंगे? वो होम साइंस वाला सब्जेक्ट, जिसमें क्या आता है प्रैक्टिकल में कढ़ाई के लिए रुमाल दिया जाता है, मैडम दे देती है, और प्रैक्टिकल में आ जाता है कि चाय बनाने की विधि लिखिए। वो सब्जेक्ट लड़कियों को रियल में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तुम तो साइंस की इसलिए कहोगी नहीं, ऐसा नहीं है फिर कैसे? अच्छा बताओ। हमारे थोड़ी वाले ग्रुप ने मेरे से पढ़ाई की, समीरा मेरे से पढ़ाई की। होम साइंस पढ़ी में उसमें कहीं पे चाय का नाम भी नहीं आता है कि चाय बनाने की विधि आया है। तुम नए जमाने की थी ना, जब हमारे जमाने में था 6, 7, 8 में तो चाय बनाने की विधि आती थी उसमें। पढ़ी है? अचार बनाने के लिए देते हैं। जेली की विधि क्या होती है? आप फ्रूट जेली कैसे बनाओगे? हाँ भूगोल पढ़ लो, ठीक है? आप समझ में आ गया? तो ये मत कहो कि मैडम ने नहीं पढ़ा है, मैडम ने भी पढ़ा है। मैडम ने तो वो होम साइंस भी पढ़ी है, साइंस साइड भी पढ़ी है, कॉमर्स भी पढ़ी है, और आपका इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, और ये SST में भी पढ़े हैं। तो जब आप कंपटीशन में आते हो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये मत सोचो कि इस सब्जेक्ट से हम छूट जाएंगे, ठीक है? साइंस वालों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, और आप लोगों ने कभी साइंस नहीं पढ़ी, आर्ट्स वालों ने। पर यहाँ पर जब आप GS का पेपर देने आओगे तो साइंस भी आती है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी आती है। तो आप कौन से सब्जेक्ट से भागोगे ये मुझे बताओ। कंपटीशन में आके आप किसी सब्जेक्ट से नहीं भाग सकते। इसीलिए ये है, पेपर निकालना है तो सारे सब्जेक्ट से प्यार करना सीखो, और जब प्यार करने लगोगे तो खुद ही सब्जेक्ट अच्छे लगने लगेंगे। कौन कह रहे हो? तुम कर लोगे सब्जेक्ट में तुमसे करने लगेगा। जैसे इकोनॉमिक्स को मैं नहीं करती हूँ, रियली मैं नहीं करती हूँ, पर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू करोगे ना तो अच्छी लगेगी, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमको ये चीज समझ में आ रही है। पर सबसे बुरा पता क्या लगता है? जो योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, रियली योजनाएं याद नहीं होती, कब स्टार्ट हुई वो भी याद नहीं करता। आप सुन लो, देशांतर के विस्तार हो गया, अब हम बात करते हैं अक्षांश से विस्तार की। ऐसे भारत बना लेगा छोटा सा, इतना बेकार बना है। चलो जो भी बना है वो बन गया है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसे समझा रही हूँ। अब ये मैंने कौन सा बताया? अभी देशांतरी विस्तार ऐसे बताया था, अब हमने अक्षांशीय विस्तार बताया, यानी कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है 0 डिग्री कहाँ रह गया? भारत के दक्षिण में रह गया है, ठीक है? अब जो भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा अलग अलग है। भारत जो मेन भूमि है जहाँ आप लोग रह रहे हो, वहाँ से है ये 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और क्योंकि ये उत्तर में ही है तो यहाँ पर लगाओगे उत्तरी अक्षांश, यहाँ भी क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश। आगे बात समझ में? देशांतरी विस्तार की बात बता दी थी नहीं? अब यहाँ देशांतरी में सुन लो, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना, मैथ की गलती को थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है? पूरब से हम पश्चिम देखेंगे। अब ये बताओ देशांतर इधर बढ़ रहा होगा या इधर बढ़ रहा होगा? देशांतर बढ़ किधर रहा होगा? इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा? पूरब की तरफ बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा
0 है। अब यहाँ से तो 1 2 3 स्टार्ट होगा। अब भारत का जो हम देशांतरी विस्तार देखेंगे वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। अब क्योंकि ये देशांतरी है तो कहाँ पर आएगा, पूर्वी में। ये भारत की मेन लैंड हो गई। अब मेन लैंड ऐसे समझो, भारत का यहाँ से और भारत का यहाँ तक का, ठीक है। भारत का यहाँ से लेके भारत का ऊपर तक का। ये जो पॉइंट बताया था इसको क्या कह रहे थे, किबिथु। किबिथु वो पॉइंट है जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, पूर्वी सॉरी। और भारत का पश्चिमी है गौर माता, गौर मोता, गौर माता जो भी लिखा हो वो समझ लेना। गौर मोता सबसे पश्चिमी बिंदु, और ये सबसे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। आप देख लो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमोरियन है ना, ओ में कैमोरियन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरियन। केप क्यों कह रहे हैं, ये जो 17 पॉइंट होता है जो तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसको कहते हैं केप। किसी भी देश में जाओगे ये कोना क्या कहलाएगा आपका, केप। जहाँ केप शब्द आएगा तो समझ लेना बिल्कुल किसी भी देश का छोर, उसके बाद धरती क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये क्या बात आया, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरीय। अगर हम भारत के द्वीपों की बात करें, अब इसको हटा दूं मैं, अब पिक्चर दिखा दूं। ये है भारत के द्वीप समूह। अगर हम भारत के द्वीपों को मिला लें, अभी यहाँ पर 8 डिग्री स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पर आपका होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा कि मेनलैंड का या द्वीपों सहित, अक्षांशीय विस्तार पूछ लेगा तो आप हमेशा उसका ये वाला लगाइएगा, मुख्य भूमि वाला, क्योंकि कभी ये वाला नहीं देंगे। अगर द्वीपों सहित देगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा, कौन सा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के। और जो इसका सबसे लास्टतम बिंदु है, जैसे यहाँ पर क्या था, इंदिरा कॉल, और यहाँ पर है इंदिरा हाँ, इंदिरा कॉल ऊपर है, लद्दाख में आता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, अब किस में आता है, लद्दाख में। और जबकि इंदिरा कॉल कहाँ पर आ रहा है, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है आपका, अंडमान निकोबार में। भारत की मेन भूमि यहाँ पर ये है आपका केप कैमोरियन। अब जितना मैंने समझाया है उसको लिख लो, ऐसे लिखो, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। तो तुम क्यों डोलते फिर रहे हो इधर और उधर, इधर और उधर। अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखो। भारत, लाइन चेंज करके हेडिंग है पर नहीं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, यानी कि 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा भी है और 30 डिग्री क्या है आपकी देशांतर रेखाएं भी है।
लगभग 30 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तथा द्वीप सहित यानी कि इसमें द्वीप कौन सा मिल जाएगा आपका, अंडमान निकोबार। तथा द्वीप सहित इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से वही 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का उत्तरतम बिंदु यानी कि नॉर्थ पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु, ऐसे लिखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, हाँ, इंदिरा कॉल, ऐसे बना के लिखे, बहुत सही। इतनी रामायण मत लिखो। अब किसी लोगों को रामायण लिखना पसंद है ना, इसलिए मैं रामायण लिखवा रही हूँ, वरना बोलिए तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। रामायण नहीं लिखनी है तो सीधे ऐसे करो, नॉर्थ बनाओ, साउथ बनाओ, ईस्ट बनाओ और वेस्ट बनाओ। यहाँ पर लिख लो इंदिरा कॉल, यहाँ पर लिखो केप कैमोरियन, इंदिरा पॉइंट नहीं लिखना है, केप कैमोरियन। यहाँ लिखो किबिथु और यहाँ लिखो गौर मोता और यहाँ किबिथु, केप कैमोरियन, ये मेनलैंड है। और इसी को अगर यहाँ लिखना चाहो तो दूसरा लिख लेना इंदिरा पॉइंट, पर इंदिरा पॉइंट के बाद यहाँ लिख लेना अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर यहीं पर शॉर्ट में लिखना चाहो तो केप कैमोरियन, ये मेन लैंड का हो गया, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, शॉर्ट में लिखना है तो। और राम कहानी लिखनी है तो वैसे ही पूरा लिख लो। क्या लिख रहे थे राम कहानी में, क्या लिख रहे थे, लिखो, आप लिखो, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, तथा केप कैमोरियन मुख्य भूमि पर, तथा केप कैमोरियन मुख्य भूमि पर। लिख लिया। भारत का देशांतरी विस्तार लिख लो। भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर। कौशल अब समझ में आया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यही अगर भारत को हम ऐसे काट दें, सुन लो, भारत को 20-20 से काटते हैं तो ये भारत का ईस्ट हो गया, ये भारत का वेस्ट हो गया, ये भारत का नॉर्थ हो गया, ये भारत का साउथ हो गया, ठीक है। ये आपका मध्य भारत हो गया। ये आपका कौन सा भारत होगा? उत्तर पूर्वी भारत। ये वाला क्षेत्र आपका किसमें आएगा? पूर्वी दक्षिणी भारत। ये दक्षिण पश्चिम। ये वाला उत्तर
पश्चिम। आई बात समझ में? विस्तार लिख लिया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। गौहर मौसा भी है, जवाहर मोदी है, अलग अलग हाँ गूगल में वही दिखा रहा है, बुक में गौहर मौसा लिखा है। गौहर मौसा गौहर मोदी तो तुम देख लेना। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पेपर में प्रिंट करा हुआ आएगा, तुमसे पढ़ नहीं सकती, नहीं पूछी जाएगी, बस टिक लगाना हो कर लेना। समझ गए? क्या लिखे हो? पूर्वी पॉइंट लिख लिया टी बिंदु, और जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मौसा गुजरात में है। और यहाँ इंदिरा कॉल लिख देना, कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। और ये अंडमान निकोबार को तो लिख ही लिए हो। क्लियर हो गया? अतः हाँ गुजरात, अतः और गुजरात में भी और डीपली पूछा जाएगा तो कच्छ के रण में है। अब इतना डीपली लिखने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाएगा। और सुन लो, लिख लिया। अतः भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अतः भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आप देखो, पहले भारत से सीमा लगाने वाले देश समझ लो, फिर भारत के समुद्र सीमा लगाने वाले सागर समझेंगे, फिर भारत के द्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ोगे? भारत का समुद्र में कहाँ की सीमा तक क्या है, आधिपत्य है। पहली बात कर रहे हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। हो गए? अफगानिस्तान मान लो तो मान लो, नहीं मानो तो नहीं मानो। खुद पूछो क्यों? क्योंकि ये वाला क्षेत्र किस में आता है? पीओके में आता है ना? और अफगानिस्तान पीओके से सीमा लगाता है। ऑन पेपर या ऑन रिकॉर्ड हम ये चीज पढ़ाते हैं, पर जब आप फिजिकली मैप देखोगे, पॉलिटिकल मैप देखोगे, तो कल भी मैंने दिखाया था, ये पीओके है और ये सीओके है। कोई देश है भारत का सिर्फ इतना ही नक्शा दिखाते हैं, जबकि आपका रसिया है भारत को पूरा ही दिखाता है, अमेरिका भी भारत को पूरा ही दिखाता है। तो अपने अपने देशों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा देश भारत को नक्शे में पूरा दिखाता है। भारत अपने नक्शे में अपना पूरा पीओके भी दिखाता है और सीओके भी दिखाता है। आई बात समझ में? तो नॉर्मल आप पढ़ोगे कि अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, पर कौन से पार्ट में लगती है? पीओके वाले पार्ट में लगती है। एक्चुअल भूमि से अभी अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, इसलिए मैंने अफगानिस्तान नाम नहीं लिया। इसको तो मैं आपको नोट डाल के अलग से लिखवाती हूँ। तो भारत के पश्चिम में जो देश है वो कौन है? आपका सबसे अच्छा पड़ोसी पाकिस्तान। दूसरा जो पूरब में देश है वो है कौन सा? आपका बांग्लादेश। उत्तर में जाओगे तो आपका नेपाल पड़ेगा और चाइना पड़ेगा। जो पहले कभी तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत के बाद आपका चाइना हुआ करता था। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है अगर तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। उसके बाद पाकिस्तान है, फिर चाइना है। चाइना क्योंकि बीच में क्या आ रहा है आपके? नेपाल भी आ रहा है ना, और बीच में क्या आ रहा है आपका? भूटान भी आ रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि चाइना कौन कौन से देश के साथ, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ बनाता था, अब नहीं बनाता है। लद्दाख के साथ बनाता है, हिमाचल के साथ बनाता है, उत्तराखंड के साथ बनाता है, उसके बाद सिक्किम के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। ये आपके क्या है? इतने राज्य हैं जिनके साथ चाइना सीमा बना रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। दिख रहा है कि नहीं? आप बात करते हैं बांग्लादेश।
बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा बना रहा है? त्रिपुरा के साथ बना रहा है, मिजोरम के साथ बना रहा है, मेघालय के साथ बना रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ बना रहा है कि नहीं? अब ये चीज मैंने मैप में नहीं देखी है। मिजोरम के साथ बेटा ये वाला बांग्लादेश यहाँ तक आ रहा है, कैसे कह दिया तुमने मिजोरम के साथ नहीं बना? त्रिपुरा से तीनों तरफ से बनाता है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वो है त्रिपुरा। और ये वाला जो क्षेत्र है वो भी किसके साथ बना रहा है? तो ये क्या मिजोरम नहीं है? क्यों अस्मित क्या बात कर रहे हो तुम? मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा। लगभग भारत के बीचों बीच से निकलती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना। बता देंगे। ठीक है, भारत के 8 राज्य हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। बताओ कैसे बताना है? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, सीधे सीक्वेंस पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं पश्चिम से। पश्चिम से बात करेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? आपके 8 राज्य जिनसे क्या निकलती है? आपकी कर्क रेखा निकलती है। और लगभग कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आई बात समझ में? अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर लगभग यहाँ से निकल रहा है। अब देशांतर बताओ कितने राज्यों से निकल रहा है? एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्या निकल रही है? आपकी देशांतर रेखा। एक रफली मैप बना के ऐसे ही प्लेन का बना लो। एक तरफ निकालोगे कर्क रेखा और एक तरफ निकालोगे देशांतर। ठीक है, कौन सा? 82.5 डिग्री देशांतर। नहीं कर पा रहे हो तो बस ऐसे ही लिख लो, भारत में कर्क रेखा, या तो कर्क रेखा लिखो ऐसे, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो प्रायः पश्चिम से पूरब की ओर, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे लिखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है, जो प्राय पश्चिम से मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये आया। यहाँ से मैंने कहा ना एडजस्ट कर लेना, ऐसे निकलती है। ये बनाई मैंने काल्पनिक है ना, एडजस्ट कर लेना मतलब राजस्थान से भी गुजरती है। आप कौशल ये राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे होके गुजरती है। ठीक है, देख लिया? प्राय कैसे आगे पश्चिम से पूरब है और इसका सीक्वेंस ऐसे ही आप कर लेना। अगला लिखो देशांतर रेखा, यानी कि आपकी मानक रेखा ऐसे लिखो, मानक रेखा। अब मानक रेखा आपको पता है कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के पास मिर्जापुर से निकलती है, वो मिर्जापुर से निकलती है। प्रयागराज के नैनी, वो नैनी में मिर्जापुर, कहीं नैनी भी करते हैं, कहीं मिर्जापुर भी करते हैं। उस दिन भी ऐसी बात चली थी। तो तुम नैनी उसका हिस्सा है ना प्रयागराज का? हाँ, तो मिर्जापुर आपका जिला है अलग। वही पिछली बार भी जो लोग डिस्कशन करा था तब भी मैंने बताया था, तो 82.5 डिग्री निकल रही है। मिर्जापुर पड़ता है इस साइड, ठीक है, नैनी और प्रयागराज पड़ रहा है इस साइड। तो 82.5 डिग्री के लगभग ये थोड़ा सा इधर पहुंच रहा है मिर्जापुर, पर एक्चुअल में किताबों में क्या है? अधिकतर मिर्जापुर दे रखा है ना, किताबों में मिर्जापुर ही दे रखा है, जबकि मिर्जापुर की अवस्थिति इधर पड़ती है और नैनी की अवस्थिति बिल्कुल पास पड़ती है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, प्रयागराज के पास मिर्जापुर
ब्रैकेट में नैनी भी लिख सकते हो। पेपर में जो भी आएगा वो लिख लेना। पहले नैनी पढ़ाया जाता था, मिर्जापुर पढ़ाया जाता है, और कभी दोनों चीजें नहीं पूछी जाएंगी। जब मैं यूपी का अक्षांश विस्तार पिछली बार आपको दिखाया भी था मैंने और बताया भी था कि जो आपका ये है 82.5 डिग्री ऐसे लाओगे ना इधर, और ये थोड़ा सा इधर पड़ा, मिर्जापुर पड़ता है आपके बनारस के पास, और बनारस का जो अक्षांश विस्तार है लगभग 83 या 84 के बीच में आता है। ठीक है, लिख लिया। मतलब वो आपकी ये कौन सी लाइन है? मानक रेखा, मानक रेखा प्रयाग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रमशः कैसे होगा ये? उत्तर से दक्षिण, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हो गया? आप सुन लो, अब सुन भी लेना और समझ भी लेना, क्योंकि कर्क रेखा साढ़े क्या है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ऐसे बनाते रहेंगे सीधा सीधा। और इक्वेटर इससे नीचे है, तो ये वाला क्षेत्र किसमें आता है? अब फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहुंच जाओ। कौन सा क्षेत्र है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा जो जहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है पूरे वर्ष पर लंबवत पड़ता है। इसके बाद अगर उत्तर के पास जाओगे, यानी कि 23.5 डिग्री के उत्तर में चले जाओगे, तो कौन सा आ जाएगा? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आई बात समझ में? यहाँ का क्षेत्र गर्म होना था और यहाँ का क्षेत्र ठंडा हो रहा है इसकी अपेक्षा, ऐसा ही है। पर भारत की पूरी जलवायु को हम किस में रख रहे हैं? भारत की जलवायु किस में आती है? क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो पढ़ाया है अभी अक्षांश देशांतर वनडे एग्जाम के लिए बनेंगे, यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए नहीं बनते हैं। बहुत ही एग्जामिनर को अगर ये वाले क्वेश्चन बहुत पसंद होंगे तो स्टेटमेंट में देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। अब ये बताओ भारत की जलवायु कौन सी में आ रही है? जब वर्ल्ड में पढ़ाया था जलवायु प्रदेश, एम को क्या कह रहे थे? मानसूनी, है ना? तो भारत की जलवायु है मानसूनी। अब क्या कर्क रेखा के ऊपर जाने पर मानसूनी प्रवृत्ति मिलेगी? पर फिर भी हमने भारत को मानसूनी में रख दिया गया है। रीजन? मैम जैसे उधर हिमालय तो उससे टकराव में मानसून यहीं रुक जाता है। टकराव से मानसून यहीं रुक जाता है, इसलिए वो मानसूनी है। नहीं मैम, और कोई बताओ? क्योंकि जैसे ही डिवाइड हुआ कर्क रेखा से हम ऊपर पहुंचे, हम उपोष्ण में आ गए, और जलवायु बिल्कुल वैसी मिल जानी चाहिए थी जैसे चाइना में मिल रही है, जैसी आपको टर्की में मिल रही है, जैसी आपको अरब वगैरह में मिल रही है। अरब मतलब इतना गर्म नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आराम से मिलेगी वैसी आपको, जैसी आपको मैक्सिको के ऊपर अमेरिका के पास मिल रही है, ऐसी जलवायु मिलनी चाहिए थी। पर वहाँ की तो जलवायु हमने पढ़ी नहीं कि मानसूनी है, तो भारत की जलवायु हम मानसूनी ले लिए हैं। क्यों लिए हैं? अश्मित ने रीजन तो बताया, वो ठीक बताया, और उसको डिफाइन नहीं कर पाया। तुम बताओ तेज, मानसूनी जलवायु क्यों ले रहे हैं हम भारत की? क्यों नहीं बांट रहे हैं इसको उपोष्ण, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय में और उपोष्ण में? मैम इसमें ये भी हो सकता है कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो नीचे से कोरोमंडल बेल्ट से ऊपर आती है, इसका कारण क्या है कि जो हमारा भारत आया है इससे बड़े पर्वत बने, इसमें हिमालय रेंज बहुत
हाईएस्ट टेम्परेचर है वहाँ तक मानसून पार नहीं कर पाता, तो यहाँ पे मानसून ठंडे मैंने बताया मानसून जलवायु बन जाती है। और दूसरा मैम आप ही बता दीजिए। पहला कारण तुम लोगों ने ठीक दिया है कि मानसूनी हम इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो पूरे भारत में फ्लो कर जाती हैं, उसका इफेक्ट कर्क रेखा वाला नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये हिमालय रेंज आ गई है। हिमालय रेंज उत्तर में चलने वाली शीतोष्ण पवनों को भारत में प्रवेश करने नहीं देता, आने से रोक लेता है, इसलिए इसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आ जाती है। तो भारत की पूरी जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेते हैं, जबकि कर्क रेखा के ऊपर आपका उपोष्ण शीतोष्ण या उपोष्णकटिबंधीय आ रहा था। हिमालय के कारण ये वाली जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि उत्तर में यानी कि चाइना की तरफ जो शीत लहरें चलती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ना कि उष्ण और उपोष्ण। आगे बात समझ में या नहीं? नहीं आई उसको समझ में? बोलो एक बार फिर से रिपीट कर दो। मानसूनी तो है, सबको पता है मानसूनी क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के बाद जब हमारी बेल्ट क्या होती है, शिफ्ट करती है नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट करती है, तो पवनी भी क्या होती है, अपने आप को शिफ्ट करती है। जब वो 6 महीने के लिए क्या गई, उत्तरी गोलार्ध में आई, तो यहाँ पर समीप मतलब जल से सागर से स्थल की ओर चलने लगी। ये सबको पता है 6 महीने में दिशाएं परिवर्तन होती है। और जब यहाँ पर हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो हमारी जलवायु में वैसे ही परिवर्तन आ जाता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ने के कारण यहाँ पर दिन और रात की अवधि में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होती, ठीक है। अब प्रकाश तिरछा पड़ रहा है, यानी कि सूर्य ताप उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। तो सूर्य ताप जब उतना नहीं मिल रहा तो दिन कैसे होने चाहिए थे, ठंडा होना चाहिए था ना, पर ठंडा नहीं है। ठंडा ना होने का कारण हिमालय, ठंडा न होने के कारण हिमालय, क्योंकि यहाँ से जो शीत पवनें चलती हैं वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस वायु का, इस जलवायु का प्रवेश यहाँ पर निषेध हो जाता है। जब यहाँ प्रवेश निषेध हो गया तो इसने अपना कोई यहाँ तो नहीं दिया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लो करती है। इसलिए हमें उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आते हैं, उपोष्ण में नहीं आते हैं। कारण हिमालय उत्तर में चलने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने नहीं देता। अब लिख लो भारत का जलवायु प्रदेश या भारत की जलवायु। कितना चीट कोट करा हुआ है, लिखा हेडिंग लिखो, भारत प्रायः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत प्रायः उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, परंतु फिर भी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु लाइन क्या लिखी तुम लोगों ने? कटिबंधीय जलवायु अर्थात मानसूनी जलवायु, अर्थात मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अर्थात मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत होने के कारण, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत होने के कारण शीतोष्णकटिबंधीय शीत लहर, शीतोष्णकटिबंधीय शीत लहर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, भारत में प्रवेश नहीं कर पाती।
कारण यहाँ तो गर्मी कैसे पड़ रही होगी यहाँ पर, कठोर, है ना। जब ठंडी हवाएं यहाँ आ जाती तो गर्मी कैसे हो जाती, कम हो जाती ना। तो गर्मी यहाँ कठोर और सर्दियाँ नरम होती हैं। अब ये मत कहना मैम नरम नहीं हो रही, अगर यही शीत लहरें सर्दियों में आ रही होती तो जैसी ठंड पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा पड़ती। हो सकता है आपके उत्तर प्रदेश में स्नोफॉल हो रहा होता, बिल्कुल होता। और आपके क्या होता है, जो आप शिमला जाते हो देखने, वही चीजें आपको उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में देखने को मिल जाती है। लिख लिया, गर्मियाँ यहाँ कठोर तथा सर्दियाँ नरम होती हैं। चलो इतना लिख गया। अब भारत से सीमा लगाने वाले देश, या लिखो भारत के पड़ोसी देश। बचपन में भूत आया, ये सब चीजें नहीं याद रहती हैं। एक था बचपन में MBA करा, ये सारी ट्रिक होती हैं जो वनडे एग्जाम में निकाल लेती है, पर समझ के घर पर आ जाएगा तो अटक जाओगे। मैथ तो दिमाग में ऐसा बसा लो कि अगर नींद में भी आपसे कोई पूछे कि बांग्लादेश की सीमा क्या उससे उत्तर प्रदेश से लगती है, तो आप क्या तो नहीं लगती है। तो किससे लगती है, क्या बिहार से लगती है, नहीं लगती है, सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। लिखो भारत से सीमा बनाने वाले देश, पहले लिखो पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत से, ऐसे लिखो पाकिस्तान की अवस्थिति भारत के पश्चिम में है। पाकिस्तान की अवस्थिति भारत के पश्चिम में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है। कब खींची गई थी, 1947 में, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ या विभाजन हुआ, 1947 में खींची गई थी। भारत से सीमा बनाने वाले हो, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। अब बताओ उत्तर से दक्षिण लिखोगे, उत्तर से दक्षिण, तो पहले लिखो लद्दाख, लद्दाख के बाद लिखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद लिख लो अफगानिस्तान, नोट नोट करके लिखना, नोट नोट। अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान लगभग 3300 कुछ की करता है, एक बार देख लेना, एक्चुअल डेटा मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। भारत अफगानिस्तान के साथ 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोनों के मध्य कौन सी रेखा है, डुरंड, दोनों के मध्य डुरंड रेखा है, दोनों के मध्य डुरंड रेखा है, डुरंड 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 रेखा, दोनों के मध्य डुरंड रेखा है। भारत अफगानिस्तान की यह सीमा, भारत अफगानिस्तान की यह सीमा भारत से ना लग के POK से लगती है। अब ये मत
भारत का हिस्सा मैं मानती हूँ और मैं चाहती हूँ भारत में मिल जाए, ऐसा नहीं है, पर जो करेक्शन मुझे लिखवाना है वैसे मैं लिखवा रही हूँ। आगे बात समझ में? भारत से ना लगता पीओ कैसे लगती है, पीओ कैसे लगती है। अगर हम उसकी बात करें कौन से जिले से, कौन से इससे लग रहे हैं स्टेट से, तो यूटी है आपका लद्दाख, उससे सीमा बनाता है। अगला वीडियो चाइना। चाइना, चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। कहां से कहां तक लगती है वो? अरुणाचल प्रदेश से ही लगती है। ठीक है, अगला लिखो, चाइना लिख दिया। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 14। ऐसे मुझे डेट याद नहीं है, देख लेना फिर लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मैकमोहन रेखा है। भारत की सीमा बनाने वाले राज्य, चीन के साथ भारत से सीमा साझा करने वाले राज्य, पहला लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला लिखो नेपाल। हाँ, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य बताओ कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये रहा पश्चिम बंगाल। मिल गया? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पश्चिम बंगाल नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बस सिक्किम में एक। मिल गया? अब लगा लो बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। भारत और बांग्लादेश प्रायः सबसे लंबी सीमा रेखा को साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश प्रायः सबसे लंबी सीमा रेखा को साझा करते हैं। कब निर्धारण हुआ होगा इनकी सीमा का? वैसे तो 1947 में हो गया होगा, पर बांग्लादेश अपना अलग देश बना है तो 1971, है ना? लिखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आप लिखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले देश, राज्य। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। उत्तर से तो वेस्ट बंगाल बोल तो दिया, बताओ उत्तर से दक्षिण बताओ या दक्षिण से उत्तर? उत्तर से दक्षिण बताओ। पहले लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एपी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम हो गए भारत के सारे पड़ोसी राज्य। भूटान रह गया है, भूटान लिख लो सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और साथ ही साथ आपका कहाँ गया? पश्चिम बंगाल, इनके साथ सीमा बनाता है, और असम के साथ है। भूटान लिख लो, भूटान, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सेवन सिस्टर लिख लो, सेवन सिस्टर पूछी जाती है। 7 बहनें लिख लो हिंदी में, सेवन सिस्टर स्टेट, 7 बहन राज्य। हिंदी में लिखो 7 बहन राज्य और इंग्लिश में लिखो 7 सिस्टर स्टेट। पश्चिम बंगाल को हटा दो, बाकी जितने राज्य सारे इसमें हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड हो गए 7। 3 3 6 और 1 7, ये 7 सिस्टर है। सेवन सिस्टर बस इन लोग को एक साथ ही बने हुए हैं, ये 7 सिस्टर है। याद रखना पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सारे हैं पश्चिम बंगाल को छोड़कर 7 सिस्टर हैं। हमने बात करी भारत से सीमा बनाने वाले देश, ऐसे जो भारत के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं पर भारत के पड़ोसी देश हैं। वो कौन सी सीमा साझा कर रहे हैं? भारत से समुद्र की सीमा साझा कर रहे हैं। तो ऐसा देश हो गया आपका श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। लिखो भारत के साथ समुद्री सीमा, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश श्रीलंका और मालदीव है। अब हम सागर में उतर के आ गए, सागर की गहराइयों में चले नहीं, अब हम समझाएंगे फिर हम बताएंगे। भारत में टोटल कितने राज्य हैं मुझे ये बताओ, कितने यूटी हैं? 8 यूटी के मुझे नाम बता दो, बताओ। खड़े हो। दिल्ली, दिल्ली में 4 और ये कहते हैं जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, गोवा और गोवा नहीं है, गोवा पहले था, नहीं है। लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर। ठीक है, पहला लिखो लक्षद्वीप, दूसरा लिख लो अंडमान निकोबार, पांडुचेरी तीसरा लिखो, ठीक है। दमन दीव और दादर नागर हवेली कितना लिखोगे? ये तीसरा हो गया, ये हो गया आपका चौथा। दिल्ली हो गया 5वां, चंडीगढ़ हो गया 6ठा, ये हो गया 7वां और ये हो गया 8वां। हो गया 8? खड़े हो गए, कॉन्फिडेंस लो ही हो जाता है। चलो हो गया, लिख लो। पहला लिख लो लक्षद्वीप, दूसरा लिख लो अंडमान निकोबार, ये यूटीज हैं। पांडुचेरी एकमात्र ऐसा यूटी है जिसके 4 जिले अलग अलग स्टेट उसमें है, स्टेट में। बताओगे कौन कौन से हैं? जिलों के नाम बताओ पहले मुझे। क्या लिखा है उसमें? तो बहुत कुछ लिखा है। माई कहाँ पर है? केरल में है। यमन कहाँ पर है? यमन आपका आंध्र प्रदेश में है। और तमिलनाडु और कराईकल दोनों किस में आपके? वो तमिलनाडु में कराईकल और पांडुचेरी है। अब लिख लो, पहले यूटी लिख लिए, लिखो भारत के 8 यूटी हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला लिख लो लक्षद्वीप, दूसरा लिख लो अंडमान निकोबार, तीसरा लिखो पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी के बाद लिखो दमन और दीव, दादर नागर हवेली। एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। कब करा है? 2020 में नहीं, 19 में हुआ है। दमन और दीव, दादर नागर हवेली। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हो गए 8? ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब लिख लो पांडुचेरी, पांडुचेरी
भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो तीन राज्यों में अवस्थित है, माहे जिला केरल में, माहे केरल, यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल और पांडुचेरी तमिलनाडु। कहाँ से पिक करना है? माहे लिखो केरल में, माहे के बाद यमन लिखा है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद लिखो कराईकल और पांडुचेरी। ये जिले हैं कराईकल और पांडुचेरी, तमिलनाडु। इतनी बात समझ में आ गई? अब तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? लड़कियों, अब लड़कियों को टारगेट करूंगी मैं। बताओ लड़कियों, आई? दोनों जुड़वा सिस्टर आई नहीं? आज होश ही नहीं, पता नहीं समझ आया है या नहीं आया है। अभी भी 50% डाउट में है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की। सबसे पहले अभी टाइम है, लिखो अंडमान निकोबार। भारत के द्वीप समूह की बात कर रहे हैं ना। अब तक हमने ऊपर की बात करी, अब हम आ रहे हैं समुद्र में। पहली बात, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। समझते जाओ फिर लिखना। अंडमान निकोबार भारत की बंगाल की खाड़ी में क्या है? अवस्थित है। एक क्या है भारत का? केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब तुम समझते हो क्या है? बताओ। केंद्र का कंट्रोल होता है। खड़े हो। केंद्र शासित प्रदेश को इसमें केंद्र का ही कंट्रोल होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। अथॉरिटी उसको देख रेख कौन करता है? गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री के अंडर में आता है। गृह मंत्री किससे रिपोर्ट मांगता है? उसकी कमिश्नर होते हैं। कमिश्नरी प्रणाली होती है और कुछ भी होता है। जैसे स्टेट में राज्यपाल होते हैं या यूटी में वैसे राज्यपाल होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, जिसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। समझ में आ गया? एलजी क्या होता है? प्रशासन देखता, यहाँ का प्रशासन देखता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप जरूर कह रहे हैं, पर अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अंडमान निकोबार को जो अलग करता है वो कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंडमान को निकोबार से, मतलब अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब अंडमान भी ऐसा नहीं है कि पूरा एक द्वीप बना हुआ है, 4 द्वीपों में बना हुआ है। आपने उसमें देख लो 1, 2, 3, 4। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ऐसे ही बना लो और नाम लिख लो। उसके बीच में एक लाइन बनाओ जिसपे लिखोगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको 10 डिग्री चैनल भी हम कह रहे हैं। इसके बाद आ जाओगे निकोबार पे। ये है आपका अंडमान। और ये है आपका निकोबार। कार निकोबार देखते रहो, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। जो आपको इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट बताया था वो कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। अभी तो आपको पता है कि 10 डिग्री 40 किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से। पर अगर पूछा जाएगा कौन कौन से द्वीपों को अलग कर रहा है तो बताओ मुझे।
ये कौन सा था? उत्तरी, मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी, और ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है कौन? आपका 10 डिग्री चैनल। आगे बात समझ में। इसके बीच में एक है कोको चैनल, ऊपर कोको चैनल कोको द्वीप को अलग कर रहा है। ये कोको द्वीप कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको म्यांमार को सौंप दिया गिफ्ट। सीओपी को भी उन्होंने क्या कर दिया? गिफ्ट दे दिया। उन्होंने गिफ्ट बहुत दिए। किनके? नहीं, नाम वो द्वीप समूह है ना, उनके बनाए गए हैं। कोको द्वीप को कोको चैनल, कोको चैनल अलग कर रहा है उत्तरी अंडमान को किससे? कोको द्वीप को। और कोको द्वीप किसका हिस्सा है आपके? म्यांमार का। अब म्यांमार ने यही कोको द्वीप उठा के दे दिया है चाइना को। अब चाइना इसी द्वीप पे क्या कर रहा है? अपना मिलिट्री बेस कैंप बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंद महासागर पे अपनी पकड़ स्थापित करना चाहता है, इसलिए अपने पड़ोसी को भी गिफ्ट सोच समझ के देना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो लक्षद्वीप आ जाओ। क्या अभी बहुत टाइम है? हाँ, लक्षद्वीप आ जाओ। भारत का लक्षद्वीप क्या है? इसकी क्या? अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। किस पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। अब बात कर रहे हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावती। लक्षद्वीप को मिनी द्वीप, मिनिकाय द्वीप है ना, और क्या है आपका? मालदीव। मालदीव और मिनिकाय को अलग कर रहा है, देखो मिल रहा होगा 8 डिग्री चैनल मिला। 8 डिग्री सॉरी नहीं, 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री मिनिकाय और लक्षद्वीप को करता है। देखो ध्यान से, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को करेगा, ठीक है। और 8 डिग्री किसको कर रहा है? आपके मिनिकाय को और मालदीव को। लिखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग कर रहा है? 10 डिग्री तो अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा था। मैंने ये पूछा है, ये कौन सा है? लिटिल अंडमान और उत्तरी अंडमान को अलग कौन कर रहा है? सॉरी, दक्षिणी अंडमान को। डेक्कन पास लिखा? मिला नहीं? डेक्कन पास हो ही नहीं सकता हमारे नहीं लिखा है तो डेक्कन पास लिख लो, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। हाँ, लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग कर रहा है डेक्कन पास। और जबकि अंडमान निकोबार को कौन अलग कर रहा है? आपका 10 डिग्री चैनल, और वो है डेक्कन पास। आप लिख लो भारत और श्रीलंका तो अलग हो रहे हैं। ये कम होगा, अब हुआ जाएंगे फिर आगे। यहाँ पर लिखो, जूम करूंगी फिर। यहाँ पर है पाक जल संधि और मन्नार जल संधि, या मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। पाक जल संधि, मन्नार जल संधि। यहाँ पर ये छोटा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये कौन सा द्वीप है बताओ? धनुषकोडी, जिस पर
रामेश्वरम बसा है। और ये धनुष कोडी और पूरे भारत को ये मेन लैंड को मिलाने वाला जो पुल है उसको कहते हैं एडम ब्रिज या राम सेतु। तो यहाँ लिख लो, अगर मैं बनाया हुआ है तो, और नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ लिखो पाक जल संधि। पाल है मैं पाक पाक पाल पाक पाक ही बोलते हैं। पाक है। और ये है मन्नार, मन्नार जल संधि। और मन्नार को थोड़ा सा याद रखना, ये करंट का भी है। क्यों है बताओ? नहीं पता? नहीं, इसलिए नहीं है। तमिलनाडु ने कुछ इसको बनाया है ना, मन्नार जल संधि है। मन्नार की खाड़ी के पास एक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तेहरी करके कुछ है, टहरी या टेहरी करके, टहरी बांध नहीं है, टहरी परियोजना चल रही है। इसका जो क्या है, टहरी परियोजना चल रही है। इसका जन वो है, राजकीय पशु है, उसको बचाने के लिए चलाया है। और ये मिलता है मन्नार की खाड़ी में। अब नीलगिरी तहर, हाँ इतनी देर से तुम याद नहीं लगा रहे मुझे, टहरी टहरी कर रही हूँ मैं, लग रहा है मुझे खाना याद आ रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में वो थी ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, 2-3 टॉपिक एक साथ। तो नीलगिरी तहर टाइम हो गया है। अब हम बात करेंगे कल। नहीं, मेरे तो व्रत चल रहे हैं। मतलब मैं नहीं खाऊंगा तो घर में कोई नहीं खाएगा क्या खाना? सब थोड़ी जो आज पढ़ाया है उसको रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन लिख लो, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखो आंसर राइटिंग के लिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से आप क्या समझते हैं? अरे बात तो कर रही थी ध्रुव भाई। इनकी उत्पत्ति की, उनकी उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से आप क्या समझते हैं? इनकी उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए। इनकी उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए। सुनने से नहीं होता, घर जाके भूल जाओगे। तथा इनके नामकरण को, उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा इनके नामकरण को बंद कर दियो।